Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 9th का एसएसटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने अभी तक क्लास 8 में जो भी चैप्टर्स पढ़े होंगे हिस्ट्री में वो ऑलमोस्ट इंडियन हिस्ट्री के ही बारे में थे। बहुत कम फॉरेन हिस्ट्री का आपको उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता था, लेकिन अब क्लास 9 से आप फॉरेन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस जर्नी में हमारा पहला चैप्टर है फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है। पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड मोमेंटस चेंज इन एनी सिचुएशन, किसी सिचुएशन में होने वाला रिकॉग्नाइज्ड मोमेंटस चेंज, यानी कि ऐसा कोई भी चेंज सिचुएशन में हो जिसे मूवमेंट के साथ सिचुएशन में ऐसा कोई भी चेंज हो जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें, समझ सकें, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, we shall see how people's movement brought about change in the rule of France of monarchy to constitutional republic। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के मूवमेंट ने, पीपल्स मूवमेंट की वजह से फ्रांस के अंदर मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया। ठीक है, और उसी के साथ साथ और क्या हमें देखना है? एंड रूल अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, और साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में जो भी रूल फ्रांस में हुआ वो भी हमें देखना है। सो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या मेन कॉजेज रहे? सो इनइक्वालिटी अमंग क्लासेस, थर्ड स्टेट रेडी टू रिवोल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? एनलाइटमेंट आइडियाज़ फैले और अमेरिकन रिवॉल्यूशन। फिर सोअरिंग नेशनल डेप्ट, डिफेक्ट स्पेंडिंग, नेशनल डेप्ट यानी कि देश के ऊपर जो कर्ज था वो बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद लुइस 16 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फेल होने लगे। देन स्टेट जनरल। फिर सोअरिंग फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिस बैड हार्वेस्ट भी था, हंगर और पोवर्टी हुई, और ब्रेड राइट्स यानी कि खाने के लिए दंगे होने लगे। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। फिर टेनिस कोर्ट ओथ और लास्ट में स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, ये सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। सो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। एक टाइम था जब हमारी फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट था हमारा हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ क्लास के हाई रैंकिंग मेंबर्स चर्च के जो रहते थे उन्हें फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। ये एक प्रिविलेज्ड क्लास थी, यानी कि ऐसी क्लास जिसमें आने वाले मेंबर्स को बाय बर्थ प्रिविलेजेस, बाय बर्थ उन लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि सोसाइटी में वो फ्रीली रह सकते हैं, उन्हें टैक्सेस नहीं देने हैं, और कई जगहों पर उन्हें कंसेशन वगैरह रिजर्वेशन मिलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट था हमारा। और सेकेंड स्टेट हमारा नोबिलिटी का था। सेकेंड स्टेट किसका था? नोबिलिटी भी हमारा जो सेकेंड स्टेट था फ्रांस का, ये भी एक प्रिविलेज्ड क्लास थी। नोबिलिटी यानी कि जो लोग किंग के अंडर में वर्क करते हैं वो लोग नोबिलिटी में आते हैं, या फिर नोबल पीपल्स, जो यानी कि ये राजघर आने के काम जो लोग देखते थे वो लोग सेकेंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी में आते थे। और लास्ट हमारा आता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट हमारा जो भी क्लर्जी और नोबिलिटी के अलावा बचने वाले सभी लोग थर्ड स्टेट में आते थे। एवरीवन एल्स फ्रॉम पीजेंट इन द कंट्री साइड टू वेल्दी बॉर्ग्यूज मर्चेंट्स इन द सिटीज़। गाँव में पीजेंट्स, किसानों से लेकर के शहरों में जो भी वेल्दी बिजनेसमैन थे सब लोग इस थर्ड स्टेट में आते थे। और हाँ, एक खास बात, ये अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, यानी कि अब तक जो 2 क्लासेस हमने देखी, क्लर्जी और नोबिलिटी, इन दोनों को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, लेकिन थर्ड स्टेट को कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थे, यानी कि इन्हें कोई भी कंसेशन, कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। अब एक एक करके तीनों स्टेट्स के फर्स्ट स्टेट क्या था हमारा? अपर क्लर्जीज का था। फर्स्ट स्टेट किनका था?
फर्स्ट स्टेट किसका था हमारा, अपर क्लर्जीज का था। अपर क्लर्जीज में कौन कौन आता था, आर्क बिशप्स, बिशप्स, एबॉट्स। ड्यू टू पावर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के पावर्स की वजह से दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। हाई स्टेटस था उनका सोसाइटी में, ये लग्जरीज मिली हुई थी, लिव्ड इन पैलेसेस, और ये पैलेसेस में रहते थे। इसमें भी दो तरह के लोग आते थे, अपर क्लर्जीज जो कि सिटीज़ में रहते थे, जबकि लोअर क्लर्जीज आते थे जो विलेजेस में रहते थे। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट हमारा नोबिलिटीज़ का था। नोबिलिटीज़ कौन थे, ड्यूक्स एंड डचेस। इसके अंदर ड्यूक्स एंड डचेस, काउंट एंड काउंटेसेस, मार्क्यूज एंड मार्क्यूजेस। हाईएस्ट पोजीशन इन चर्च, ये लोग चर्च में जाते थे तो इन्हें हाईएस्ट पोजीशन मिलती थी, आर्मी में हाईएस्ट पोजीशन थी और गवर्नमेंट में भी हाईएस्ट पोजीशन थी। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इन्हें टैक्सेस नहीं देने होते थे। कलेक्टेड रेंट फ्रॉम पीजेंट्स हु लिव्ड ऑन द लैंड, ये लोग क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे। जो भी पीजेंट्स इनके लैंड में वर्क करते थे उनसे ये रेंट कलेक्ट करते थे। और साथ ही साथ कस्टमरी ड्यूज ऑन सॉल्ट, क्लोथ, ब्रेड एंड वाइन, और जो भी टैक्सेस इन कॉमन यूज की चीज़ों पे लगा हुआ था वो भी कलेक्ट करने का वर्क नोबिलिटी का था। अब आता है हमारा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कंट्री के 26 मिलियन सिटीजन्स आते थे। ये 26 मिलियन सिटीजन्स कौन कौन थे, कॉमन पीपल्स थे सारे, बॉर्ग्यूज, पीजेंट्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स, ये सारे वेल्दी लोग थे। जबकि पुअर लोगों में जर्नीमैन, सर्वेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सारे लोग भी इसी थर्ड स्टेट में आते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस थर्ड स्टेट की, ऑल पेड द टैक्सेस, सभी को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो ये था हमारा तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब कुछ प्रॉफिट्स देख लेते हैं, क्या क्या इन लोगों के पास प्रिविलेजेस थे। सो फर्स्ट स्टेट, क्लर्जी 1% पॉपुलेशन थी। क्लर्जीज की कितनी पॉपुलेशन थी टोटल कंट्री में, 1% पॉपुलेशन। कंट्रोल लॉट ऑफ लैंड्स, बहुत ज़्यादा कंट्रोल अमाउंट में लैंड इनके कंट्रोल में रहती थी। एडेड द पुअर्स, पुअर्स के साथ रहते थे। ऑपरेटेड द स्कूल्स, लिव्ड इन ग्रेट लग्जरीज, पैलेसेस में रहते थे ये लोग। डजेंट हैव टू पे टैक्सेस, ना तो इन्हें किंग को कोई टैक्स पे करना था और ना ही चर्च को। फिर हमारा आता है सेकेंड स्टेट, नोबल्स का। नोबल्स हैड ऑलमोस्ट कंप्लीट अथॉरिटी ओवर पीजेंट्स, नोबल्स के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती थी पीजेंट्स की। दे डिड नॉट हैव टू डू मिलिट्री सर्विसेज, इन्हें मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी थी, इन्हें कोई भी टैक्सेस नहीं देने थे। और साथ साथ नोबल्स कलेक्टेड टोल्स फ्रॉम पीपल्स यूजिंग रोड्स एंड मार्केट्स, रोड्स और मार्केट्स का यूज़ करके ये नोबल्स कॉमन पीपल से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेट। देखिए थर्ड स्टेट में कौन आता था, वर्कर्स, बॉर्ग्यूज यानी कि बिजनेसमैन। मिलिट्री सर्विसेज करने के लिए पीजेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था। दे हैड टू पे टैक्सेस टू देयर लॉर्ड्स, टू द किंग एंड द चर्च, इन्हें कई तरह के टैक्सेस भी पे करने थे। Peasants had to use the lord's mill, oven and wine presses and pay for them. जो भी चीज़ें वो पैलेस की या फिर जो भी चीज़ें कंट्री की वो यूज़ करते थे उन्हें उसके लिए पे करना होता था। Peasants made up to 90% ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांस की अप टू 90% पॉपुलेशन कौन थे, पीजेंट्स ही थे। अब देखिए कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एक कार्टून यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। इस कार्टून में क्या आप देख सकते हैं, इट शोज हाउ द किंग फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट अब्यूज्ड एंड यूज द डिपेंडेंट एंड थर्ड स्टेट। इस कार्टून में आप देख सकते हैं, ये जो कार्टून देखिए आप, इसमें ये जो नीचे एक कॉमन पीपल को दिखाया गया है, इस कॉमन पीपल के ऊपर किंग, क्लर्जी, नोबिलिटी सब के सब इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों हैं, किंग, क्लर्जी और नोबिलिटी, ये तीनों क्लासेस मिल करके किस तरीके से लास्ट क्लास यानी कि थर्ड क्लास कॉमन पीपल्स को अब्यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हर तरीके से उनसे टैक्सेस कलेक्ट करके उनको किसी तरह के प्रिविलेजेस ना दे करके वो लोग उनका यूज़ कर रहे हैं। अब आइए मेन टॉपिक पे अपने आते हैं चैप्टर के। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे।
सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है फ्रांस के किंग लुइस 16। फ्रांस में मोनार्की कब तक फ्रांस में लुइस 16 ने 1775 से 1793 तक रूल किया था। मोनार्की रही, किसकी मोनार्की रही? लुइस 16 की। और ये उनकी क्वीन है मैरी एंटोनीट। ठीक है, तो ये हमारा फ्रांस में मोनार्की था 1775 से 1793 तक का। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इन 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली से, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसने फ्रांस की थ्रोन को एनेक्स किया, उस पर वो बैठा। He was 20 years old when married to Austrian princess Marie Antoinette. वो 20 साल का था जब उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनीट से मैरिज किया, उससे शादी की। हु ऑलवेज इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैरी एंटोनीट जो क्वीन थी वो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करती हुई आई थी। ही वो रूल्ड एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। वो हमेशा से एक एब्सोल्यूट मोनार्क, अच्छा किंग नहीं रहा था, वो एक डेस्पोटिक किंग बनकर उसने रूल किया था। ही हैड मेंटेन्ड ए ह्यूज आर्मी, उसकी एक ह्यूज आर्मी थी। बिल्ड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज विच ड्रेन्ड द वेल्थ ऑफ फ्रांस। उसने क्या क्या काम किए देखिए। उसने बहुत बड़ी अपनी आर्मी बिल्ड की, साथ साथ एक्स्ट्रा वैगन कोर्ट्स बनाए, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस उसने वर्सलीज के पैलेस पे बहुत ज़्यादा वेल्थ खर्च करके फ्रांस की जो नेशनल वेल्थ थी वहाँ से बहुत ज़्यादा मनी ले करके उसने अपने यूज़ में पैलेस बनवाए, कोर्ट्स बनवाए, ये सारे वर्क उसने किए हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पैलेस ऑफ वर्सलीज है। ये वही पैलेस है फ्रांस का जहाँ पर किंग रहता था। ये नीचे हॉल ऑफ मिरर्स है, ये बाहर का एरिया है वहाँ का, और ये टोटल वो जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है उसकी पिक्चर है। देयर वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी नोन एज स्टेट जनरल। वहाँ पर एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसे स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। To which 3 states sent their representative to discuss contemporary issue. फ्रांस की एक पॉलिटिकल बॉडी जिसका नाम स्टेट जनरल था, वहाँ पर तीनों स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने कुछ मेंबर्स को भेजते थे। क्यों? टू डिस्कस ऑन सम कंटेम्प्रेरी इशू। कुछ कंटेम्प्रेरी इशू, कुछ इम्पॉर्टेंट इशूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body. इस बॉडी की मीटिंग, इस पॉलिटिकल बॉडी की मीटिंग कब बुलानी है, ये सारी चीज़ें बताने का जो राइट था वो किसका था? मोनार्क का था। यानी कि किंग ही डिसाइड करता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग को कब बुलाना है और कब कोई डिसीजन पे डिस्कस करना है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। 1614 में लास्ट टाइम ये मीटिंग फ्रांस में स्टेट जनरल की बुलाई गई थी। स्टेट जनरल लास्ट 1614, ये स्टेट जनरल की एक पिक्चर है जिसकी लास्ट मीटिंग 1614 को बुलाई गई थी। ईच स्टेट हैड 1 वोट। अब स्टेट जनरल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ईच स्टेट हैड 1 वोट। हर एक स्टेट के पास अपना केवल कितना वोट होता था? 1 वोट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उस स्टेट के हैं। एक स्टेट, 3 स्टेट हैं, तीनों के पास अपना केवल एक वोट होता था किसी कंटेम्प्रेरी इशू पे डिस्कस करने के लिए। स्टेट जनरल हैड पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब स्टेट जनरल का उनके पास क्या पावर्स थी कि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सकता था। थर्ड स्टेट मेन प्रॉब्लम इन रिप्रेजेंटेशन। अब थर्ड स्टेट को इससे क्या प्रॉब्लम थी? स्टेट जनरल की वजह से थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल्स का था उनकी क्या मेन प्रॉब्लम थी? सो द लार्जेस्ट ग्रुप विथ ओनली 1 वोट इन स्टेट जनरल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो ये लार्जेस्ट ग्रुप था कंट्री का और केवल 1 वोट मिला हुआ था स्टेट जनरल में।
थर्ड स्टेट वांटेड ईच पर्सन्स वोट टू काउंट। थर्ड स्टेट क्या चाहता था कि हर एक पर्सन का वोट उसमें काउंट किया जाए। To protest the unfair voting, the State General tells the king to get lost and they make their own government calling themselves National Assembly। और इसी के बाद जब थर्ड स्टेट की डिमांड्स नहीं पूरी की गई तो उसने किंग के बारे में सोचना छोड़ दिया और उन्होंने अपनी ओन गवर्नमेंट बनाई। ओन गवर्नमेंट, और उसका नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। ठीक है। तो थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेशन में जो प्रॉब्लम था कि उन्हें वोट देने को नहीं मिलता था और इतने लार्जेस्ट ग्रुप के लिए केवल एक वोट, जो कि फेयर नहीं था, इसीलिए थर्ड स्टेट ने अपनी ओन गवर्नमेंट बनाई जिसे उन्होंने नेशनल असेंबली का नेम दिया। ये तो अब तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। अब कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ देख लेते हैं। सो फ्रेंच इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड ऑन फेडरल सिस्टम। फ्रांस की टोटल इकोनॉमी किन चीज़ों पर बेस्ड थी? जो भी रेवेन्यू लैंड से आता था और साथ साथ फेडरल सिस्टम पे। ठीक है। ड्यूरिंग लुइस 16 फ्रांस हैड 2 बिलियन लिवर डेब्ट। लुइस 16 की रेन में, जब तक लुइस 16 ने फ्रांस में राज किया, उस टाइम में फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर का डेब्ट था, कर्ज था। द गवर्नमेंट चार्ज ह्यूज टैक्सेस फ्रॉम थर्ड स्टेट, और गवर्नमेंट साथ ही साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस थर्ड स्टेट पे चार्ज कर रही थी। और रीजंस क्या क्या है? इन 1776 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। 1776 के टाइम में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था। क्यों हेल्प किया था? टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने के लिए ये 1776 में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प की थी, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला है इसका? दिस एडेड देन 1 बिलियन लिवर टू अ डेब्ट ऑफ 2 बिलियन लिवर विच रीच्ड टू 3 बिलियन नाउ। जब ये फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की, इसकी वजह से उसके ऊपर 1 बिलियन लिवर का डेब्ट और बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से अब फ्रांस पे जो टोटल डेब्ट था, यानी कि टोटल कर्ज कितना था फ्रांस के ऊपर? 3 बिलियन लिवर का कर्ज वहाँ पर फ्रांस के ऊपर था। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ उनके ऊपर डेब्ट चल रही थी। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी लेंडर्स क्रेडिट देते थे, जो भी लेंडर्स लोन देते थे, अब वो क्या करते थे? अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। 10% इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से क्या हुआ? द फ्रेंच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 43% ऑफ हिज बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसकी वजह से जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसका 43% से ज़्यादा का बजट, जो टोटल बजट में से 43% से ज़्यादा मनी केवल इंटरेस्ट के पेमेंट पर ही लग जाती थी। लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट के पेमेंट पर ही 43% ऑफ टोटल बजट की मनी लग जाती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थे? देखिए, the population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 1715 से 1789 के बीच में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन की थी वो 1789 आते आते 28 मिलियंस तक पहुंच गई थी। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड में बहुत रैपिड इंक्रीज हो रहा था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो भी प्रोडक्शन कंट्री में हो रहा था वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं था। दिस लेड टू इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसे हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन फूड ग्रेन जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो उतनी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था।
उसके साथ साथ नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कंट्री में। दिस बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉथ और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये सिचुएशन वर्स कब हो जाती थी? अगर कभी ड्रॉथ या हेल कंट्री में आ गई तो ये सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाता था। अब टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में देख लेते हैं, ये टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी। So tennis court oath, they met at a nearby indoor tennis court and they swore never to separate until they created a constitution. थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो लोग एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले थे सब लोग, और उन्होंने क्या स्वर किया, क्या ओथ लिया, उन्होंने एक शपथ ली कि नेवर टू सेपरेट अंटिल दे क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग तब तक सेपरेट नहीं होंगे, तब तक अलग नहीं होंगे जब तक एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के लिए ना बना लें। तो यही टेनिस कोर्ट ओथ थी कि द थर्ड स्टेट मेट एट नियर बाय इंडोर टेनिस कोर्ट एंड swore they would never separate until they created a constitution. अब ग्रेट फियर पीजेंट रिवॉल्ट का क्या था ये देख लेते हैं। र्यूमर्स, ये र्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये र्यूमर 20 जुलाई 1789 को फैली थी। र्यूमर that the king and nobles were sending their military to attack peasants. र्यूमर क्या फैली कि किंग अपने नोबल्स को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? टू अटैक ऑन peasants and pillage their land and put down the revolt. उनका ये र्यूमर कंट्री में उस टाइम में फैली कि जो किंग है वो किंग और उनके नोबल्स मिलिट्री को सेंड कर रहे हैं। क्यों सेंड कर रहे हैं? ताकि मिलिट्री वहाँ कंट्री साइड में जा कर के पीजेंट्स को के ऊपर अटैक करे, उनकी लैंड को वो हड़प ले, छीन ले और उसके बाद एक रिवोल्ट का स्टार्ट करे। The third state acted on rumor that the king was planning a military coup against the National Assembly. थर्ड स्टेट ने उस rumor के ऊपर एक्ट किया और उनका क्या मानना था कि अब जो किंग है वो क्या प्लान कर रहे हैं कि वो मिलिट्री कूप को भेजेंगे ताकि वो नेशनल असेंबली जो उन्होंने फॉर्म की थी थर्ड स्टेट के लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर सकें। ठीक है, अब देखिए द थर्ड स्टेट अटैक टू द बास्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बास्टील। थर्ड स्टेट ने ये कहाँ अटैक किया? बास्टील पे। क्यों अटैक किया? बिकॉज इट हैज़ गन पाउडर एंड वेपन दे नीडेड टू फाइट इन रिवॉल्यूशन। उनका मानना था कि थर्ड स्टेट के ही अंदर गन पाउडर और वेपन्स मिलेंगी जो उन्हें रिवॉल्यूशन में फ़ाइट करने में हेल्प करेंगी। जो इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है रिवॉल्यूशन में फ़ाइट करने के लिए वो चीज़ें उन्हें बास्टील में मिले। अब स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। क्या हुआ था? जुलाई 14 जुलाई 1789 को वो बास्टील के प्रिजन को स्टॉर्म किया गया और यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट रही है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए है व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, सो ऑन जुलाई 14 1789। इसमें क्या था? एक्चुअली बास्टील एक प्रिजन थी वहाँ की, फ्रांस की एक बहुत ही फेमस प्रिजन थी जिसका नाम था बास्टील। उस जेल में बहुत सारे कैदी बंद थे और थर्ड स्टेट के लोगों को जब ये र्यूमर मिली कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है तो उन्होंने इस बास्टील को स्टॉर्म किया, तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि उनको इस बास्टील के अंदर वेपन्स मिलने की, जो उन्हें रिवॉल्यूशन में लड़ने के लिए जो भी वेपन्स गन पाउडर्स चाहिए थे उनका मानना था कि उन्हें बास्टील में मिलेगी और इसी की वजह से उन्होंने 14 जुलाई 1789 को इसे स्टॉर्म किया। क्या रिजल्ट हुआ? 18 डाइड, 73 वाउंडेड, 7 गार्ड किल्ड। इट हेल्ड 7 prisoners, 5 ordinary and 2 madmen। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि 18 लोग इस स्टॉर्मिंग में मारे गए थे, 73 लोगों इसमें वाउंड हुए थे, इन्हें चोटें लगी थी। 7 गार्ड्स जो उस बास्टील की सुरक्षा कर रहे थे, 7 गार्ड्स को मारा गया था और साथ साथ इसकी वजह से स्टॉर्मिंग की वजह से जो उस प्रिजन में कैद 7 प्रिजनर्स भी भाग गए थे जिसमें से 5 ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स थे और 2 मैडमेन्स थे।
अब ब्रेड रायोट क्या है? अब ब्रेड रायोट क्या है? पीपल्स वर हंग्री, द कंट्री वॉज ब्रोक, मैरी एंटोनीट सेड लेट देम ईट केक। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ जो वहाँ का जो भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से भाग भाग कर फूड की सर्च में भागते थे। आपस में ही वो लोग फूड के लिए लड़ाई झगड़े करते थे। तो यही ब्रेड रायोट था। एज ऑफ एनलाइटमेंट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एज ऑफ एनलाइटमेंट। फिलोसोफर्स के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांस में नॉलेज का स्प्रेड होने लगा फिलोसोफर्स के आने से। यहाँ पर 3 फिलोसफर्स की आपको पिक्चर दिखाई गई है, जॉन लॉके, वोल्टायर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये 3 मेन फिलोसफर्स सामने आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। 17th एंड 18th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। फ्रांस की हिस्ट्री में 17th और 18th सेंचुरी को एज ऑफ एनलाइटमेंट माना जाता है। वेरियस फिलोसफर पुट फॉरवर्ड देयर थ्योरीज फॉर स्टेट टू बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने इक्वालिटी और फ्रीडम को लेकर के अपनी थ्योरीज प्रपोज की। जॉन लॉके इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, जॉन लॉके की एक बहुत ही फेमस बुक है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने क्या बताया? साउथ टू रिफ्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। जॉन लॉके की एक बहुत ही फेमस बुक है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूज़ करके एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को, जो भी गलत राइट मोनार्क अपनी यूज़ करता था, किंग यूज़ करता था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये बुक लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद से रूसो है हमारे नेक्स्ट राइटर रूसो प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की एक बहुत ही फेमस बुक रही सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के कॉमन सिटीजन्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या फॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट का, उस पे बेस्ड एक बुक रूसो ने लिखी थी। वोल्टायर रूसो इनका फुल नेम है, जिसमें एक बुक उन्होंने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में बताया। नेक्स्ट है हमारा द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये बुक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की बुक है, जिसमें उन्होंने क्या प्रपोज किया? डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की बुक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर डिवीजन के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सिंबल्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं और इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्रोकन चेन, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक ब्रोकन चेन की पिक्चर है। इसमें क्या देखिए, ये कॉमन चेन है, जो कॉमन चेन प्रिजनर्स को बांधने के लिए यूज़ की जा रही थी, या उस तरह की चेन है, लेकिन ये चेन ब्रोकन है, पीछे से टूटी हुई है। ब्रोकन चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये चेन क्या सिंबलाइज करती है? फ्री होने के एक्ट को सिंबलाइज करती है। अब जो चेन लोगों को आप बांधती है, प्रिजनर्स को कैद करती है, अगर वो चेन टूट जाएगी, इट मीन्स दैट इट स्टैंड्स फॉर बिकमिंग फ्री। नेक्स्ट सिंबल है हमारा बंडल ऑफ फेसेस। रॉड्स का एक बंडल है। देखिए, ये क्या सिग्निफाई करता है कि एक रॉड जो होता है वो आसानी से टूट सकता है, बट नॉट एंटायर बंडल, लेकिन पूरे बंडल को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये क्या चीज़ दिखाता है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि एक साथ अगर हम रहेंगे तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये बंडल ऑफ रॉड्स या फेसेस ये क्या बताता है? दैट स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा द आई विद इन ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। ये एक आई का सिंबल है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है, और साथ में इसके पास से आप देख सकते हैं ये कुछ लाइट्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। सो द आई, सीइंग ऑल आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये जो एक आई है
ये नॉलेज की तरफ स्टैंड करती है कि नॉलेज सब कुछ देख सकता है। द लाइट ऑफ सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। इसका क्या मानना है कि जो सन की लाइट होती है वो हर तरह के इग्नोरेंस के क्लाउड्स को हटा देती है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट आई, ऑल सीइंग आई, ये नॉलेज की तरफ स्टैंड कर रहा है। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा, ये जो पिक्चर है ये एक स्क्रैप्चर की पिक्चर है। स्क्रैप्चर जिसका मतलब जो रॉयल पावर को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये स्क्रैप्चर है हमारा विच सिग्निफाइज रॉयल पावर। ये इस जो कॉमनली हमने देखा होगा कि ओल्ड एजेस में ये किंग्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते थे। अब स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। रिंग हैज़ नो बिगिनिंग और नो एंड। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये एक रिंग का सिंबल है जिसमें ऊपर की तरफ एक स्नेक का माउथ है और लास्ट में उसकी टेल। ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि एक जो स्नेक है वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है। ये किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी का सिंबल है। और ये क्या बताता है कि रिंग की ना तो कोई बिगिनिंग होती है और ना ही कोई एंड होता है। किसी भी सर्कल का आप देखते हैं ना तो कोई बिगिनिंग होती है ना ही एंड होता है। सो रिंग हैज़ नो बिगिनिंग और एंड। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा रेड फ्रीजियन कैप। फिर नेक्स्ट सिंबल है हमारा रेड फ्रीजियन कैप। ये जो कैप आप देख रहे हैं, द कैप वॉर्न बाय स्लेव्स ऑन बिकमिंग बीइंग फ्री। ये वो स्लेव्स पहनते थे जो फ्री हो जाते थे। तो ये भी हम कह सकते हैं एक फ्रीडम का सिंबल है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रेड वाइट, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। याद रखिएगा विच इज द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस? ब्लू रेड एंड वाइट। इसी कलर का फ्रांस का फ्लैग भी है। लास्ट सिंबल है हमारा द विंग्ड वुमेन। ये जो आप पिक्चर में एक वुमेन देख रहे हैं जिसके पास विंग्स हैं, ये क्या सिग्निफाई करती है? ये जो पिक्चर में आप वुमेन देख रहे हैं इसके पास विंग्स हैं, ये क्या सिग्निफाई करती है? ये क्या सिग्निफाई करती है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। जैसा कि हमारी कंट्री में आपने भारत माता की पिक्चर देखी होगी, इमेजेस देखी होंगी कि वहाँ यहाँ पर हम लोग अपनी कंट्री को पर्सोनिफाई करके एक सिंबल दे दिया है हमने कि हम उसे उसकी तरफ प्रे करते हैं, उसे एज अपनी कंट्री मानते हैं। उसी तरीके से लॉ को पर्सोनिफाई करके एक वुमेन का पिक्चर दे देना, यही ये वुमेन सिग्निफाई कर रही है। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इससे अपनी एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जाकर के आप अपनी एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड करेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।